मिला एक वर्कर से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आप एक आम बंदे के मसाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले लोगों में से हैं। आज हमारे चैनल के साथ पहले हुकूमत की तरफ से आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सलूक किया जाता है कि जो कि वक्त हुकूमत को नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो तो 2006 में जब मियाँ साहब यहाँ पे होते थे एग्जाइज में, तो हमारे चैनल ने सबसे पहले आपकी आवाज़ एक अमल के वक्त पाकिस्तान में पहुँचाई है, जिस पे मियाँ साहब आज तक इस बात का एतराफ़ करते हैं। इस वक्त हमारे चैनल पे हमारी सख्तियों में इजाफा कम अज़ कम आपके लोग वहाँ पे आ नहीं रहे। आप एक वर्कर है, आज हमारे एक बंदे को अगवादत से निकाला गया आपके सरकारी फंक्शन से, जिस पे हमें बहुत अफसोस है और इस पे मैं बाइकाट करूँगा। मेरे साथ मेरे कई चैनल के मुख्तलिफ चैनल के लोग हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा पेश करेंगे। मगर फाइनली मैं आपसे इतना कहूँगा कि क्या आप इस सारे मामले में इंटरवीन करके क्या हुकूमत वक्त को इतना अच्छा नहीं लगता कि एक चैनल के साथ मुकाबला करें? मुझे इजाज़त है जवाब देने तो मेरे कोई और दोस्त अगर कोई यही आपने बात करनी है, मुझे इजाज़त दे दें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकायदा आगाज़ से पेशतर अभी ARY के नुमाइंदे शाह साहब ने इशू रेज़ किया है। मैं 2 हफ़्ते से यहाँ पे मुकीम हूँ। मुझे सच्ची बात है कि ग्वादर में जो वाक़या हुआ उसकी तफसीलात का पता नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई भी ज़्यादती करे, कोई सरकारी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा हो, तो वो अच्छी बात नहीं है और उसकी सपोर्ट नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े के बारे में मालूमात भी लूँगा और जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, हुकूमत उसको तहकीक करने के बाद उसकी सज़ा भी देगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ से वाक़ा करूँगा जी इस मसले पे, अगर आप मेहरबानी करें। अच्छा जी, शुरू करें जी। तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद अरकान प्रेस, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज हमारी दावत पर यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में तशरीफ़ लाया और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन तक पाकिस्तान के हालात पहुंचा सकूं और जो गवर्नमेंट ने अब तक काम किए हैं उसके हवाले से कुछ डिटेल पेश कर सकूं। कुछ देर में बात करूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल जो चाहें सवालात करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट वोट के ज़रिए हुकूमत में आई तो पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ था। कौमी ख़जाना खाली था। कराची में 200 लोग एक दिन में बेगुनाह मार दिए जाते थे। कातिल को मकतूल का और मकतूल को कातिल का पता नहीं होता था। बलूचिस्तान के हालात नहायत दगरगू हो चुके थे और बहुत से नाराज़ लोग पहाड़ों पर चढ़े थे और सरकारी तनसीबात पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक एक दिन में कई बम धमाके हो रहे थे और एक्सट्रीमिज़म अपने अरूज पर था। और पावर क्राइसिस का आलम ये था कि लोड शेडिंग बढ़ती जा रही थी, लेकिन बिजली की प्रोडक्शन का और उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मंसूबा माजी की दोनों हुकूमतों ने नहीं बनाया था, जिसमें जनरल मुशर्रफ की आमरीत का दौर भी शामिल है और पीपल्स पार्टी का 5 साल दौर इक़्तिदार भी शामिल है। आज जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नवाज शरीफ साहब की क़यादत में तकरीबन 3.25 बरस पूरे कर चुकी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आपके तवस्सुत से ये बात पाकिस्तानी कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन माजी की निस्बत बेहतर है। तालिबान का नेटवर्क तोड़ा गया है और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलकर मुल्क में जगह जगह दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए और दहशतगर्दों का ख़ात्मा करने के लिए सरगर्म अमल है। ज़रब अज़ब नहायत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और दहशतगर्दों का नेटवर्क टूट चुका है और अब उन्हें कभी कभी मौका मिलता है कि वो नुकसान पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे रियासती अदारे और पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें, भले उनका आपस में सियासी इख्तलाफ भी हो, इस नुक्ते पे हमारा एग्रीमेंट है कि हमने आने वाली नस्लों को एक पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान देना है और इंतहा पसंदों से पाकिस्तान को पाक करना है।
और ये जो एफर्ट पाकिस्तान में की जा रही है, इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पूरी कौम की हिमायत हासिल है और कामयाबी से रियासती अदारे और कानून नाफिज करने वाले अदारे एडवांस कर रहे हैं। दूसरा अहम मसला जो बलूचिस्तान का था, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ अक्सरियत के बावजूद अपनी हुकूमत नहीं बनाई और कौम परस्त जमातों को आगे किया और डॉक्टर मालिक साहब की सरकर्दगी में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बहुत से नाराज़ लोग और वो जो पहाड़ों पर चढ़े हुए थे उन्होंने हथियार डाले और अफवाज पाकिस्तान ने और सिविल गवर्नमेंट ने मिल के बलूचिस्तान में हालात बेहतर करने की कामयाब कोशिश की। इसी तरह कराची में जो रेंजर्स का ऑपरेशन है जिसे अब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये रेंजर्स की डिमांड पे नहीं किया गया, ये तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलकर डिसीजन किया था। चूँकि वहाँ बदकिस्मती से सिविल अथॉरिटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वहाँ, जिनका एक तवील इक़्तिदार है, वहाँ वो तवज्जो देती, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाता, पुलिस को पोलिटिसाइज़ ना किया जाता और जो हुक्मरान थे वो ख़ुद मुलव्वस ना हो जाते ख़राबी में, तो शायद कराची में रेंजर्स ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कराची पिछली 3 दहाइयों से एक आसेब का शिकार है। सो रेंजर्स को वहाँ भेजा गया और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जिस पे सभी शामिल थे और वो भी शामिल है जिनमें से आज बाज़ लोग एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन नतीजा ये है कि कराची की बिज़नेस कम्युनिटी एक सुकून आ रहा है वहाँ और अब कत्लो गारत गरी में बहुत कमी आई है जो बहुत शिद्दत थी, रोशनियों के शहर की रोशनियाँ वापस लौट रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है बिजली और गैस के बहरान का, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने में तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने मिलकर हमने एफर्ट की, चाइनीज़ के साथ बात की, हमने तुर्कमेनिस्तान के साथ बात की और जहाँ जहाँ हम अप्रोच कर सकते थे, जिसके नतीजे में आज हाइडल पावर पे भी काम हो रहा है और कोयले से बिजली बनाने के मंसूबे भी बन रहे हैं, दिन रात बल्कि उग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर पावर पे भी काम हो रहा है और मैं ये ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 2018 तक हम बिजली के बहरान पे काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हमने कतर के साथ मुआहदा किया LNG का और LNG के पाकिस्तान आने से भी एक्सपोर्ट मिली इंडस्ट्री को और लोगों को जो गैस की सप्लाई में तातुल था उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। जहाँ तक अदारों का ताल्लुक़ है, मैं पहले CPEC पे बल्कि बात करूँगा। CPEC एक बहुत बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तानी कौम के लिए और सच्ची बात है कि उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को भी है और चाइनीज़ को भी है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों कौमों और दोनों मुल्कों के लिए और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें और हमारे रियासती अदारे मिल के इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन बड़े डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि 45-46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ 1 है। इसमें पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, रेलवे सेक्टर में जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा उसमें इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है और सी पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, गवादर में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये गेम चेंजर होगा इंशाअल्लाह ताला और ये हमारे बाद आने वाले भी अगर इसी अज़्म के साथ लेके इसको आगे बढ़ते रहे तो अगली 1-1.5 दहाई में पाकिस्तान का टर्न अराउंड हो जाएगा बतौर एक कौम के, बतौर एक मुल्क के। जहाँ तक रेलवेज़ का ताल्लुक़ है, ये जिम्मेदारी बराह रास्त मुझ पर आयद की गई थी। पाकिस्तान रेलवेज़ के 80,000 से ज़ायद मुलाज़म हैं, 1.25 लाख पेंशनर हैं और 10 लाख से ज़ायद लोगों का रोज़गार चलता है रेलवे के साथ। और ये महकमा जो था ये बिल्कुल अपनी नेचुरल डेथ की तरफ जा रहा था, बल्कि ICU में जा चुका था। लेकिन आज खुदा का शुक्र है जहाँ 24 घंटे का ऑयल स्टॉक होता था 20 दिन का ऑयल स्टॉक है। मुझे जब महकमा मिला था तो हमारा अर्निंग 18 अरब 6 करोड़ थी। हमने 30 जून 2016 को 36 अरब से ज़्यादा पे क्लोज़ किया फिस्कल ईयर। 100% हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। 1.25 करोड़ मुसाफिर हमारे सिस्टम में वापस आए हैं। हमारी पंक्चुअलिटी जो सिर्फ 15% 20% पे चली गई थी 80% को क्रॉस कर गई है। हम फ्रेट ट्रेन्स चला रहे हैं, बहुत बड़ा हम खाद, सीमेंट, कोल और ऑयल की मूवमेंट कर रहे हैं और हर साल हज़ारों फ्रेट ट्रेन्स हम चला रहे हैं। हमने पैसेंजर सेक्टर में 4-5 मरतबा किराए कम किए हैं। हमने ट्रेन्स को अपग्रेड किया है। हमारी अब ट्रेन्स में वाईफाई आ रहा है। हम टिकटिंग जो है उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और 1 साल में टिकटिंग पूरे रेलवे में आ जाएगा। आप घर बैठे आपको टिकट मिलेगा। इसी तरह जो लैंड थी हमारी, उनका कोई हिसाब नहीं था करने वाला, उसका हमने ऑडिट किया है, उसे कंप्यूटराइज कर रहे हैं।
पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, जो अगले 6 से 8 माह में मुकम्मल होगा। हमने अपने पेंशनर्स को टोटली ऑटोमेशन पे ले गए हैं, कोई घोस्ट पेंशनर अब रेलवेज़ में नहीं है। सिफारिश और रिश्वत नाम की चीज़ है इसलिए नहीं कि हम किसी की सिफारिश ही नहीं मानते, और उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आपने सिर्फ सही लोगों की टीम चुननी थी। अगर आप दयानतदार लोग जिनकी कमी ज़रूर है मगर वो ख़त्म नहीं हो गए, अगर आप उनको की पोजीशंस पे ले आएँ तो अगला काम वो खुद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ का टर्न अराउंड हुआ है। अभी बहुत सा काम करने वाला बाकी है, लेकिन हमने एक फाउंडेशन ले कर दी है। और सी पैक जो आ रहा है उसमें हमारा टारगेट होगा कराची, लाहौर और पेशावर को हम लिंक करेंगे, ML1 को अपग्रेड करेंगे और हमारी ट्रेन 160 पे चली जाएगी, जिसके नतीजे में आप ये जान लें कि अगर कराची से लाहौर आना है अभी 18 घंटे लगते हैं, फिर आप 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रेलवेज़ का अदारा जो ख़त्म हो गया था उसको पाकिस्तान मॉडल है ये हमने किसी से जाके उधार नहीं लिया मॉडल, वहीं बैठ के मज़दूरों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, इंजीनियर्स के साथ, रेलवे अफसरान के साथ बात की है, उनकी ज़बान में बात की है। और कुलियों का निज़ाम था, वो ग्वांतानामो बे के कैदियों जैसी उनकी यूनिफॉर्म थी, उसको तब्दील कर दिया है, उनको मेडिकल की सहूलत दी है, छुट्टियाँ दी हैं, 3,500 ख़ानदान है वो, उनकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक तब्दीली आई है। तो रेलवेज़ के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने ज़िम्मेदारी और तनदही से काम किया, और ये फ़ीडबैक आपको भी मिलता होगा। और हमारा कोई सियासी मुखालिफ, बदतरीन सियासी मुखालिफ भी पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में कभी ये नहीं कहता कि यहाँ कोई लूट मार हुई है या कोई करप्शन हुई है। हम तस्लीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें बेहतरी आई है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सियासत की तरफ आते हुए कि पाकिस्तान एजिटेशन की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें बहुत संजीदगी के साथ बिहेव करना है, क्योंकि हम बाकी कौमों से बहुत पीछे रह गए हैं। हमें ये सफ़र जल्दी तय करना है, उसके लिए चंद बातें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वोट के ज़रिए आएँ और वोट के ज़रिए जाएँ। दूसरा ये कि हुकूमतों की टांग ना खींची जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत कामयाब हो। हम अब भी चाहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो नए चीफ मिनिस्टर लाए हैं उन्हें कामयाबी मिले, और इसी तरह बाकी सूबों में भी जो हुकूमतें उन्हें कामयाबी मिले, क्योंकि लोग वोट तब्दीली के लिए देते हैं। लोग एक दूसरे से झगड़ने के लिए और एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने के लिए वोट नहीं देते हैं। और जमहूरियत के समरात पाकिस्तानियों को मिलने चाहिए। पाकिस्तानियों का जमहूरियत से बड़ा पुराना रोमांस है, और ये रोमांस कभी टूटा नहीं है। पाकिस्तानियों ने कभी आमरीतों को कबूल नहीं किया, और 4 आमरीतों को पाकिस्तानी कौम ने और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने और पोलिटिकल वर्कर्स ने जद्दोजहद करके निकाला है, और वोट की तरफ पाकिस्तान चूँकि बना वोट की बुनियाद पर था वापस आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एहतजाज की सियासत को लोगों ने वोट के ज़रिए बार बार मुस्तरद किया है। अगर आप आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात देखें तो उसमें PMLN को कामयाबी क्यों मिली है? इसलिए कि कुछ लोग हमारी टांगें खींचते रहे और हम काम करते रहे। तो कश्मीरी भी ये चाहते हैं कि उनके एरिया के अंदर डेवलपमेंट आए, खुशहाली आए, इस्तेहकाम आए। उसके नाम पे उन्होंने वोट दिया है कि तकरीबन 33-34 सीट्स हैं आउट ऑफ 41 असेंबली में, और उसमें पाकिस्तान में भी 12 सीटें हैं जिनमें मेजॉरिटी हमने जीती है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है झेलम और बुरे वाले का, उसमें भी PMLN को कामयाबी दी है। तो ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उस पर लोगों का इत्मीनान है। इसी तरह जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके साथ लोगों की बड़ी तादाद में जो शिरकत नहीं हुई, ये भी इस बात का सबूत है कि लोग उन्हें भी ये कह रहे हैं आप अपनी अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको आप स्ट्रेंथन करें, बजाय इनकी टांगें खींचने के आप 2018 का इंतज़ार करें। तो लोगों का मैसेज ये है हमारे सियासी मुखालफिन को, उनको जो रोड शो करना चाहते हैं कि आप तखरीबी सियासत ना करें, तामीरी सियासत करें। मैं कश्मीर के बारे में अपनी आखिरी बात करते हुए ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होता तब तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। और कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए फ़कीदुल मिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, और मौजूदा जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, इसने फिर पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए हैं। और ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है उनकी, ये तहरीक आज़ादी की तहरीक है, हक़ खुद इरादियत को हासिल करने की तहरीक है। और पाकिस्तानी कौम बरतानवी हुकूमत से और बरतानवी कौम से बजा तौर पर यह तवक्को करती है, चूँकि वो इस सारे मामले के गवाह भी हैं और तकसीम के अमल में उसके हिस्सेदार भी हैं, कि वो अपना बैनुल-अक़वामी किरदार अदा करें और बैनुल-अक़वामी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाए। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान
कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और हम अपनी जो पॉलिटिकल और मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो उनको एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। अब आपके लिए हाउस ओपन है, आप बात कीजिए। सर मेरा नाम ताऊर हसन है, यूके टाइम से मेरा ताल्लुक है। ये बताइए कि भाई साहब जिस तरह अभी रेलवे का आपका शोबा है और रेलवे से मैं स्पेसिफिकली जी ज़रूर करेंगे। तो जो आपने भी बातें बताई हैं वैसे तो यही लग रहा है कि जो कुछ यूरोपियन ट्रेनें जो हैं वो अपने पाकिस्तान में चला दी हैं और बहुत ही इस वक्त जो सब लगते कि वहाँ जो है वो आनी शुरू होगी। ये बता दें कि जो इस वक्त गरीब तबका है उनके लिए क्या सहूलियात जो आप लेके आ रहे हैं, और गरीब तबका जो है वो तो इस वक्त सख्त तरीन जो ज़िंदगी गुजार रहा है वहाँ पर, जिस तरह बिजली के हालात हैं, वहाँ पर जो गर्मी है, वहाँ पर जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, उसको देखकर आप रेलवे से स्पेसिफिक सवाल है, क्या सवाल है मैं समझ नहीं रेलवे के पाया, हवाले से कर रहा हूँ। ज़रा दोबारा दोहरा दें, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया क्योंकि आपके एक सवाल में कुछ 10-15 सवाल हैं, तो एक एक अगर करके कर लें तो मैं जवाब। हवाले से मोहतरम फायर साहब रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि मेरा सवाल क्या है, ज़रा काइंडली गरीब तबके को सहूलियात देने के हवाले से रेलवे की बात कर रहे हैं जी। तो जहाँ तक पाकिस्तान रेलवेज़ का ताल्लुक है, ये तो है ही आम आदमी की सवारी, और जब तेल की कीमतें भी नीचे नहीं हुई थी तब भी हमने अपने किराए में कमी की और हमने लोगों की सहूलतों में इजाफा किया। हमने अब तक कम से कम 5 ट्रेन्स हैं उन्हें अपग्रेड किया है और हमारा हर जो पैसेंजर है वो उसकी लाइफ इंश्योर्ड होती है जब वो ट्रेन के ऊपर कदम रखता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान रेलवे में सब अच्छा हो गया, अभी तो मैंने कहा है कि अभी इब्तदा है, शुरुआत है, सही डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुलियों की हालत बदली है, अगर हमारे पेंशनर्स को टाइम पे पेंशन मिलनी शुरू हुई है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम को बेचारे गैंगमैन को 7,000 मिल रहा था उसको 14,000 मिलना शुरू हो गया है, और अगर किराए में कमी हुई है और उससे लोगों के सफ़र की सहूलत है, तो ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो पाकिस्तान का आम आदमी है। मेरा नाम आसिफ डार है, मैं जंग और जियो की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि अभी जहाँ पे आपने बात ख़त्म की थी कश्मीर, मसला कश्मीर के हवाले से, वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने सारे जो 2 महीने से जो कर्फ्यू और जो जुल्म जबर की सूरत हाल है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, उस पर सिर्फ एक 20 रुकनी वफद जो है वो बैरून मुल्क भेजने का ऐलान किया। इसके अलावा कोई ठोस बात सामने नज़र नहीं आई, जबकि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने वहाँ पे झंडे लहरा दिए हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन लोगों ने वहाँ पे लगाए हैं, और वो ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान कम अज़ कम सफारती, अखलाकी और सियासी सतह पर उनकी भरपूर मदद करे। तो यहाँ पे एक आम तासर ये भी है कि जो इस वक्त है वो उस फोर्स से सियासी और सफारती जो जारियाना इक़दाम हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? मैं आपकी सवाल आपने किया, आपके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं करता। पर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासती अदारों ने, सब ने अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट की है, और मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान की हुकूमतें बदलती रही हैं, मौक़िफ़ एक ही रहा है हमेशा। हमारे मौक़िफ़ में, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कभी तब्दीली नहीं आई, और वो इवन गैर मुंतखब हुकूमत थी या मुंतखब हुकूमत थी, हर हुकूमत ने कोशिश किया कि इस इशू पे कश्मीरियों को सपोर्ट किया जाए, और जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान वो कर रही है। एक करके जस्ट क्वेश्चन अगर जल्दी से। चौधरी शहबाज साहब गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन देते वक्त कहा था कि पंजाब में कब्जा माफिया मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं गवर्नर हूँ। ये जो रॉयल पाम वाला मामला था, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई कब्जा माफिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ? देखिए जी, ये रॉयल पाम वाला जो मामला है, इस पर आपने सवाल किया, मैं इस पर ज़रूर जवाब दूंगा कि ये एक करप्ट डील थी जो जब जनरल जावेद अशरफ काजी साहब के दौर में की गई थी, और जब ये हमें 3.25 साल पहले इसका चार्ज मिला तो हमने बड़ी एफर्ट करके सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा मुंजमन पड़ा था, उसको दोबारा उसकी कार्रवाई शुरू कराई। जी, मेरा नाम नवीद अकबर है, यूके न्यूज़ टीवी। मैं ज़रा बात तो ख़त्म कर, तो मैं अभी बात आप ही के कुलीग का सवाल, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ रॉयल पाम के मामले में 4 अदालतों में खड़ी है, और मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमने कानून के मुताबिक उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, दुनिया जहान ने सिफारिशें की हैं, हमने कोई सिफारिश नहीं मानी, और मैं तवक्को करता हूँ कि
रॉयल पाम क्लब के जो ताकतवर मेंबरान हैं वो मदाखलत बंद करेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अदारों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे उसका मुकदमा लड़ रहा है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पेशी थी, सिविल कोर्ट में हम खड़े हैं, सेशन कोर्ट में हम खड़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हैं। तो जिन लोगों ने इंसाफ करना है उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान रेलवेज को इंसाफ दें। जो हमारी ज़िम्मेदारी थी डिफ़ॉल्टर्स से जगह वापस लेने की, कितने भी ताकतवर हैं वो हमने ली है। मेरा ख्याल इस तरह करें, आप एक चला रहे हैं, अगर सबको मैं भी सबको मौका ना मिल सके, नहीं सबको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आप कमेंट की बजाय क्वेश्चन पूछेंगे तो इजी हो जाएगा। जी स्टार्ट। सबको मिलेगा जी, कोई बात नहीं। साहब आप जब से बरतानिया में आए हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक सियासी बुझान भी आया हुआ है एमकेएम के हवाले से, और आम तासर ये यहाँ पर भी है और पाकिस्तान में भी है कि हुकूमत वक्त जो है जो उसको रद्द-ए-अमल देना चाहिए था एक गद्दार के बारे में वो नहीं दिया अभी तक। रेफरेंस जरूर है लेकिन ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। क्या आप समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है? तो आज मीडिया के सामने हमें भी बता दें कि हुकूमत से गद्दार समझती है और जो गद्दार की सज़ा है वो उसे मिलनी चाहिए। थैंक यू। गुजारिश ये है कि जो शख्स भी पाकिस्तान को गाली देगा, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो भले कितना बड़ा पाकिस्तानी हो, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की जाएगी और उसको इस बात को रोकने की कोशिश की जाएगी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बैलेंस लूज़ कर चुके हैं बहुत अरसे का, और उनके बयानात सुबह वो बयान देते हैं और रात को माजरत कर लेते हैं, रात को बयान देते हैं तो 2 घंटे बाद वापस ले लेते हैं। ये किसी भी पार्टी के कायद के शायान नहीं है। और मुझे नहायत अफसोस ये भी कहना पड़ता है कि अल्ताफ़ साहब ने जो ये अब ताज़ा तरीन उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने एक तकरीर की बड़ी जहर आलूद, फिर उसके बाद विड्रॉ किया और अगले दिन फिर अमेरिका में ख़िताब करते हुए फिर वही गुफ्तगू की। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या बात की जाए कि जो 4-4, 6-6 घंटे बाद बयान बदलता है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने हुकूमत बरतानिया के साथ ये मामला टेकअप कर दिया और उन्हें कहा है कि एक आदमी यहाँ बैठ के जो बरतानवी शहरी बन चुका है, हेट स्पीचेस करके पाकिस्तान में उकसा रहा है, ख़ास तौर पे जो मीडिया के ऊपर अटैक हुआ, मीडिया हाउसेस पे, उसको बहुत ही उसकी मजम्मत की है पूरी पाकिस्तानी कौम ने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके साथ ही साथ एक और मूव चल रही है, और वो मूव ये है कि जो सीनियर एलिमेंट है एमकेएम का, उन्होंने इससे बरात का ऐलान किया और डिसओन किया अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्टेटमेंट को बार बार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की और उनकी टीम की मूव को वॉच भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। और अगर एमकेएम का सीनियर एलिमेंट जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है जैसा कि वो कर रहे हैं, और वो अल्ताफ़ साहब के बयानात और उनकी हेट स्पीचेस को कंडेम करता है और उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करता है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो इस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा और इसको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा। जी मेरा नाम रशीद अकबर है, जो मेरा ख्याल है कि इनके ज़रिए चलते हैं, आप बता नहीं, इनके ज़रिए एक तरीके से। एक सेकंड जी, हेलो एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे जो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन था एमकेएम के हवाले से कि अभी हुकूमत किस स्टेज पे है, यहाँ पे मामला कैसे उठाए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के बारे में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे काफ़ी उसकी सरगर्मियाँ जारी है। जैसे कि आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने जो स्पेशल फंड इसके लिए कायम किया है और दूसरी चीज़ें कायम की हैं, वहाँ पे रेडियो की इजाज़त दी गई है। तो क्या यहाँ की बरतानिया की हुकूमत से कुछ मामला आपके चल रहे हैं जो इनके लिए कहा जाए कि बलूचिस्तान के जो लोग यहाँ बैठे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए? ये मसला है बलूचिस्तान जो है ना, मैं ये समझता हूँ बतौर एक पॉलिटिशियन के कि उसकी जो है वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। जिनसे बात हो सकती है उनसे बात हो रही है, जो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, और जो बात सुनने को, कहने को, मानने को तैयार नहीं है उसके लिए फिर पाकिस्तान के पास अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और इफ़ेक्टिव हैं, वो अपना काम कर रही हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए जहाँ एक आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो भी आपके साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहा हो, और माजी में आपके मुल्क में रियासती अदारों ने जब जो उनका बिहेवियर रहा हो उसमें भी बाज़ वक़्त गलतियाँ हुई हों और मार्शल लॉ भी बार बार लगे हों, तो फिर आपको बहुत मोहतात और फूंक फूंक कर कदम उठाना है। और आप जो लोग वापस आ सकते हैं उनको आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग फिर तखरीबकारी करते हैं उनका फिर एक ही रास्ता और इलाज, और वो इलाज किया जा रहा है।
जी शादी भाई साहब 3 तारीख को अल्लामा ताहिर कादरी और इमरान खान धरने का ऐलान कर चुके हैं और वो लाहौर से शुरू था। कादरी साहब ने भी कर देता नाली जी उन्होंने भी कर दिया, बल्कि और भी सारे शामिल हैं। अगर वो रुख चला जाता है रायमंड स्ट्रीट की तरफ, पब्लिक उस वक्त उनके पास होगी, अगर वो चले जाते हैं तो उसके मुताबिक आपकी क्या हिकमत है? मैं तो वैसे यहाँ लंदन में मौजूद हूँ, लेकिन मेरा अपना मेरा ख्याल ये है, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब और ताहिर कादरी साहब माजी के तजुर्बात की रोशनी में इस मरतबा कानून हाथ में नहीं लेंगे और गुड बॉयज़ की तरह बिहेव करेंगे। जी नवीद अकबर जो न्यूज़ टीवी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जैसे शाह साहब ने फरमाया है, वो कभी तो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करने के बहाने आ जाते हैं, कौन? कभी कादरी साहब, कभी फितराना इकट्ठा, ये इनको ईद बकरीद पे ये सारे धरने याद आते हैं। दूसरा मेरा इनसे मेरा आपसे भी सवाल है कि कादरी साहब को मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई धरने में खवातीन बच्चों को ये घसीट लाते हैं, इनकी कोई अपने भी माँ बहन कोई बीवी आती है धरने में कि लोगों को इकट्ठा करना है? सवाल क्या है? सवाल ये था कि ये कुर्बानी और ईद बकरीद पे ये धरने इनको याद आते हैं, ये इकट्ठा करने आते हैं, फितराना कुर्बानी की खालें, तो इनको कोई ऐसा तरीका आप निकाल सकते हैं कि इनको इकट्ठा एक दफे पूरा दे दें कोई? जी सर जवाब देना। आप पूछें। बात ये है कि बात ये है कि भाई मैं कादरी साहब से डरता हूँ, मैं हम की बात नहीं कर रहा। अलाउ मी टू टॉक नाउ प्लीज़, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ ना, मुझे बात तो कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं उनके बारे में सख्त बात करूँगा तो किसी और मुकदमे में मेरा नाम आ जाएगा, और वो नाराज़ हो जाते हैं तो बुज़ुर्ग हैं और फिर बाज़ वक़्त हमें एक दूसरे से बात भी करनी पड़ती है। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं तवक्को करता हूँ कि इस मरतबा कादरी साहब और इमरान खान साहब कानून हाथ में नहीं लेंगे, और अगर वो कानून हाथ में नहीं लेते और अपना एहतजाज करते रहते हैं तो करते रहे। सर लोगों को बुलाते हैं, कफन लेके आ जाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से बड़ी रिएक्टिव रही है, प्रोएक्टिव नहीं है। अब चूंकि बलूचिस्तान का मोदी साहब ने जिक्र कर दिया हुआ है, इंटरनल डिस्प्यूट है, हमारे इंटरनल इशू है जिसपे उनकी कोई मुदाखलत का जवाब नहीं बनता, तो आपको क्या समझते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोएक्टिव पॉलिसी पाकिस्तान को भी मिजोरम, मणिपुर, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो रिवेलियन चल रही है उसका जिक्र करना चाहिए, दालिस का जिक्र करना चाहिए, नक्सलाइट्स का जिक्र करना चाहिए। एक और दूसरी चीज परसेप्शन पॉलिटिक्स में हमेशा, मैं पहले भी नून लीग के लोगों से ये सवाल पूछा है, मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला, बड़ी मैटर करती है कंपेयर टू रियलिटी। अब मैं यूट्यूब पे एक जना सोलर पार्क की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जी, यूट्यूब पे जना सोलर पार्क की अगर कर लें बड़ी उसको पॉजिटिव बातें बताई थी और मुझे उस डॉक्यूमेंट्री का यूट्यूब के थ्रू पता लगा, मुझे किसी मीडिया चैनल के थ्रू नहीं पता लगा। सिमिलरली यूएस एम्बेसी में यूसेट की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली पंजाब का उन्होंने स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया कि पंजाब किस तरह इफेक्टिवली यूसेट गेट को यूटिलाइज कर रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि चीजें हो भी नहीं है, लेकिन सब ओवरसीज पाकिस्तानियों गवर्नमेंट वो वाली परसेप्शन नहीं क्रिएट कर पा रही है, प्रोजेक्शन में थोड़ा फेलियर है, तो उसको अगर आप एड्रेस कर सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है भारत में चलने वाली अलहदगी की तहरीकों का, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा। कश्मीर के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ कि रियासत पाकिस्तान का जिसका हम सब हिस्सा हैं, और पाकिस्तानी कौम का और हुकूमत पाकिस्तान का ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है, हुकूमत कोई भी हो, कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, और ये तकसीम बर्र सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है जिसे कंप्लीट होना है। ये कहने के बाद अगर आप भारत के बाकी इलाकों की बात करते हैं और आपने फरमाया है, चूँकि आपका सवाल शायद मीडिया ने सुना ना हो तो मेरा जवाब आएगा तो वो फिर कंपैटिबल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी रियासत को कश्मीर के अलावा इंडिया के किसी और मामले में अंदर जो उनके अलहदगी की तरीक़े चल रही हैं उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। हमें अपने आप को कंटेन करना चाहिए तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत तक, और हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क टूटे। लेकिन कश्मीर एक अलग इशू है, वो एक डोगरा राज के ख़िलाफ़ कश्मीरी लड़ रहे हैं और उनकी जद्दोजहद को तकरीबन 5 सदी से ज़्यादा अरसा हो चुका है। सो वो हमारी ज़िम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना और डंके की चोट पे सपोर्ट करना, लेकिन हमें बाकी जो पड़ोसी मुल्क के मामलात हैं उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और वो जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं उस पर हमें इंडियंस को
भारत सरकार को और भारतीय अफवाज को ख़ास तौर पर उनकी सीक्रेट एजेंसीज़ को पूरी दुनिया में एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम भी वही काम शुरू कर दें। सबको मौका मिलेगा। वो इंशाल्लाह जो दूसरा आपने सवाल किया जी, वो अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की साइड पे जो है वो प्रोजेक्शन जो कामों की है उसमें कोई कमी है, तो इंशाल्लाह ताला हम उस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक तो वेलकम लंदन में और आते ही आपको सूरत का सामना करना पड़ा। एक तो ये बताइए कि कल इलेक्शन हुए 2, एक गुगो मंडी में और एक जेलम में, उसके जब रेंजर्स का मुकाबला किया, फौज का मुकाबला किया गया, तो वो वहाँ पे तैनात थी। उसके बावजूद एंड पे यही कहा गया कि धांधली हुई और उसको तस्लीम करने से अभी तक इनकार किया जा रहा है। आप भी इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे मामला से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो ये इलेक्शन कमीशन है इसको इस तरह से अब मॉडिफाई करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अराउंड 2.5 ईयर्स से भी कम अर्सा रह गया नेक्स्ट इलेक्शन में, कि ताकि नेक्स्ट इलेक्शन को साफ और शफाफ, तो आप कहते हैं थे, वो कहते नहीं थे, तो भी ऐसा इसमें चेंजेस या इसमें होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो उस पे सब जमातें कहें कि ये ठीक थी। और दूसरा, आपके जो अंगूठों की जो वेरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि आपने वो पूरा प्रोसेस से गुजरे हैं और उसमें कोई कहता स्याही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हमारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि आम आदमी जो है वो कंफ्यूज रहता है, जो कि स्टोरियाँ भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, उस पर ये ज़रा एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर ज़रा आप बात करें। देखिए, 2 बातें आपने की हैं, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं आखिरी हिस्से का जवाब पहले दूंगा और फिर दूसरी तरफ आऊँगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की एक कमेटी बनी हुई है जिसने अपनी सिफारिशात तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं और वो सिफारिशात की रोशनी में अगर लेजिस्लेशन करनी पड़ी तो लेजिस्लेशन होगी। और कोशिश यही है पार्लियामेंट की, क्योंकि ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं है, पार्लियामेंट की ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी है कि आइंदा शिकायत ना हो या कम से कम हो। एक बात, जहाँ तक 2013 के इंतखाबात का ताल्लुक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन के इस फैसले के बाद कि कोई इंजीनियर्ड काम नहीं हुआ, ना कोई रिगिंग हुई है, डेफिशिएंसी ज़रूर मौजूद हैं, वो तो सबों के लिए बराबर है। अब ये अगर कोई कहे कि जी वो रिग्ड थे या रिग्ड नहीं थे या उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिनकी डिमांड पे बनाया गया था उन्होंने इस मुआहदे के आखिर में साइन किए थे, हमने भी साइन किए थे कि अगर ये इंजीनियर्ड रिगिंग होगी तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, और अगर ये इंजीनियर्ड रिगिंग नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप अपना क्लेम वापस लेंगे। मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपना क्लेम वापस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डिसीजन के बाद। सो बाकी डिटेल्स हैं कि 4 साल बाद एक स्याही है, एक आदमी अंगूठा लगाता है तो हम सब वोट डालते हैं, सारी ज़िंदगी से क्यों लगी हुई है, लोग फ़ौरन अंगूठे लगा रहे हैं, कोई ज़रा मजबूती से लगा देता है, कोई हल्का लगाता है। 4 साल बाद किसी का पढ़ा जाता है कि वो रीडेबल नहीं है, तो जो रीडेबल नहीं है अदालतों ने कभी ये नहीं कहा कि ये जाली है। सो ये अब नॉन इशू बन चुका है, ये एक पॉलिटिकल इशू ज़रूर रहा है और एक पार्टी इसको भी पॉलिटिकली इशू बनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये एक डेड इशू है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। हारने वाले अगर यही रोना रोते हैं कि वो धांधली हुई है, जीत जाएँ तो धांधली नहीं होती, जहाँ वो जीत जाते हैं बस फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ नून लीग जीत जाती है वह धांधली हो जाती है। तो सबको पता लग गया क्या कहते हैं वो जी। साहब, अभी हालिया इंतखाबात में कश्मीर में आपको बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिला, बल्कि कहा यह जाता है कि आप लोगों को आपकी तौक़्क़ुआत से बढ़ के रिस्पॉन्स मिला। बरतानिया में बहुत सारी कश्मीरी आबाद हैं, तकरीबन 70% के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनमें से ये कश्मीरी है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले, आप भी कश्मीरी जी, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक एक ट्रेन जो है ना ट्रैक बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप रेलवे के वजीर हैं, पहले तो ये बदल के आया वो रेलवे के अंडर होगा, और इस बारे में आपको भी कितनी अपडेट्स हैं कि ये कब तक होगी? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था और एक कश्मीर रेलवेज़ कंपनी बनी है अलग से, फ़िलहाल पाकिस्तान रेलवेज़ उसको लुक आफ्टर कर रही है, लेकिन फाइनली वो एक ख़ुद मुख्तार कंपनी होगी। और हमने इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक का सर्वे जो है वो कंपेटिटिव बिडिंग के बाद एक कंपनी है ILF, ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसके ज़रिए मुकम्मल करवा चुके हैं, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। अब हम इन्वेस्टर की तलाश में हैं
क्योंकि उस पर इतने पैसे लगेंगे कि अगर PSTP में से लगाएंगे तो हम तो 5 साल पैसे लगाते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। मेरा PSTP, एक मिनट सुन लें, 41 अरब रुपये का है और उस पर 200 अरब से ज़ायद खर्च आएंगे एक लाइन के ऊपर, और मुझे पूरा पाकिस्तान देखना है। मेरा 12,000 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से और ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर कोई BOT पे आके उसको बनाए। नूरानी साहब, नूरानी साहब इन्होंने तो बोला जो तारक साहब। हाँ चलो बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद, आप एक सेल्फ मेड और जितने ख़ानदान आपके लिए कुर्बानी। शुक्रिया आपका तारक साहब, तो मुझे बहुत खुशी हुई। 2 पॉइंट हैं सिर्फ हल्के से। एक तो लोग या कराची में बने थे, अब अंदरूनी शहर लाहौर में शेरावाला, दुबई दरवाज़ा, यकीन नीचे बन गए हैं, नाजायज़ प्लाजे तमीर हो रहे हैं, गलियाँ भी सारे कब्जे किए जा रहे हैं। उनके डिमोशन के लिए दाखिलियत की सदबाग के लिए क्या किया। नंबर 2 आपने पॉइंट दिया, पुलिस को पोलिटिकलाइज कर दिया। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, IG मोटरवे को फ़ौरन उन्होंने बनते ही मुअत्तल किया। 3 साल बाद जबरी रिटायर ज़फ़र वासला था, अपना जुल्फ़कार चीमा वो सारी उम्र खिदमत करते रहे, अब उसको PT मास्टर बना दिया। गालिब अली बंदिशा बलोचिस्तान IG रहे, उनको भी खुदे लाइन करके रिटायर कर दिया। तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत अहम ज़रूरत है। उसके लिए आप खुद एक बड़े मुहर्रिक सियासी लीडर रहे हैं, उसके लिए तवज्जो करने की जरूरत है। तारिक भाई, आपने 3 नाम लिए, इनमें से गालिब बंदे शाह साहब जो हैं जिनका आपने नाम लिया है, वो आपके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। मैं फर्स्ट ईयर काउंसलर था, वो 5th ईयर काउंसलर थे। वो बड़ी इज्जत के साथ रिटायर हुए हैं, ऑनरेबल मैन। जुल्फ़कार चीमा साहब भी बड़े काबिल इज़्ज़त आदमी हैं और वो भी उनके पास कोई असाइनमेंट है और वो उस असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं, बड़े वेल रिप्यूटेड आदमी हैं। तीसरा नाम कौन सा लिया? जी, मेरे भी उनसे अच्छे मरासम हैं, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो जब हुकूमत आए तो सरकार के ख़जाने से वज़ीर आज़म की मदा सराई में बड़े बड़े इश्तहार शाया कराए। इस बुनियाद पे उनको कहा गया था कि आप ये मज़ीद आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये मेरिट पे था। और पुलिस को पंजाब में बिल्कुल पोलिटिसाइज़ नहीं किया गया और DPOs और RPOs और CPOs जो हैं वो IG पंजाब लगाते हैं और उसमें बाकायदा कंसल्टेशन करते हैं। और मैं बल्कि ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अगर आप पुलिस सर्विस के लोगों से अलग पूछें तो वो आपको बताएंगे कि पंजाब में जो सिविल सर्वेंट्स को अथॉरिटी है वो और शायद किसी सूबे में नहीं है जो होनी चाहिए या वफाक में है। तो ये एक तरफा प्रोपेगेंडा ज़रूर है। हाँ, नीचे थाना कल्चर में तब्दीली के लिए अभी मज़ीद बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि PSP अफसरान जो हैं उनमें तो अक्सर बड़े ऑनेस्ट लोग हैं और वो बड़े हाई प्रोफाइल अफसरान हैं। जहाँ तक तजावज़ात का ताल्लुक़ है तो ये तजावज़ात का ख़ात्मा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और बेहतर होगा कि इसके लिए अब मेयर का इलेक्शन लाहौर का होने वाला है और बड़े एक फ़ाल्स शख्स लाहौर के मेयर बनने वाले हैं। मैं भी अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, पीछे जो साहब बैठे हैं वो भी अंदरून शहर के हैं, 3 आदमी तो हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं। तो मैं इसमें आपकी सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेहरबानी। आपके महकमे के हवाले से सवाल है। जी जनाब। बड़ा खुशी हुई कि आपने कुलियों को यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। ये टिकट का क्या होने वाला है पेंशनर्स के लिए और 12,000 का भी आपने मील का वो ट्रैक का जिक्र किया। रेलवे ट्रैक जो है हमारे उसमें स्लीपर्स और फिश प्लेट्स ये कई साल से है कुछ इलाके में। और इसके अलावा जिस वक्त आपने ये वजारत संभाली तो 494 इंजन थे आपके पास, उसमें से 390 इंजन जो है उसके बाद वो जवाब देंगे, उनमें से तकरीबन 16 इलेक्ट्रिक इंजन थे। उसके बाद आपने चाइना से कुछ इंजन लिए अपने दौरे इक़्तिदार में, वो भी सुना के जवाब देंगे। अब 20 से 25 पुल हैं पाकिस्तान में रेलवे के, रेलवे ब्रिजेस, वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। अच्छा, कौन कौन से ज़रा मुझे भी बता दें। मुझे याद नहीं है। करो मैं या सना तुसी दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि वो जहाँ भी होंगे, पंजाब में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, लेकिन उनकी जो है ना मुद्दत वो उम्र सीधा हो चुके हैं, वो किस तरह जा सकते हैं। तो मेरा सब ये है कि आवाम की बेहतरी के लिए उस सिलसिले में आप क्या पाकिस्तान रेलवेज़ के सिस्टम में हज़ारों छोटे बड़े पुल और पुलियाँ शामिल हैं। उनमें से बाज़ पुल जो हैं वो 100 साल से ज़ायद उम्र के हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ उनकी एक बाकायदा मेंटेनेंस का शेड्यूल है, क्वार्टरली, मंथली और उसके बाद एनुअली। तो पाकिस्तान रेलवेज़ के तमाम पुल अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन के जर्नी के लिए महफूज हैं। अगर 100 साल से ऊपर भी उसकी एज हो गई है तो उसमें वैल्यू एडिशन करके रेलवे ने उसको महफूज रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
जहाँ तक लोकोमोटिव का ताल्लुक है तो आपके आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है। जब हमने चार्ज संभाला था तो 160 लोकोमोटिव ऑपरेशनल थे, तकरीबन 450 लोकोमोटिव थे, बाकी स्टेबल्ड खड़े थे, खड़े चलते नहीं थे, उनमें से बहुत सारे खोखे हैं। तो हमने एक 12 साल का प्रोग्राम बनाया आगे, और उसके तहत हम रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन से एक लोकोमोटिव की एज 15 साल बढ़ जाती है, और हम प्रिक्योर भी कर रहे हैं। जब मैं वज़ीर बना था रेलवे का तो चीन के साथ 2 मुआहदे थे रेलवे के इंजन लेने के, दोनों की डाउन पेमेंट हो चुकी थी। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया इसलिए कि उसका सप्लायर और मैन्युफैक्चरर वही था जिसने माजी में हमें कूड़ा बेचा था। डालियान उस कंपनी का नाम है जो मैन्युफैक्चरर थी, और डोंगफोंग कॉरपोरेशन है जो सप्लायर था। वहाँ हमारा 3.25 अरब फंसा हुआ था, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस ले आए हैं। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो लोकोमोटिव जो थे उनमें अमेरिकन पार्ट्स भी लगे हुए थे और यूके के पार्ट्स भी थे। तो हमारे इंजीनियर्स ने फैसला किया, वो एवरेज क्लास लोकोमोटिव हैं और वो पाकिस्तान रेलवेज़ ने लिए हैं कि अगर वो ना लेते तो एक तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, आप सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते जब आपने पेमेंट भी एडवांस में दे दी हुई है, और दूसरे वही लोकोमोटिव है 63 जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। उनके अंदर मसाइल पैदा होते रहते हैं, मगर चाइनीज़ हमें कॉपरेट करते हैं और साथ साथ उसको रिमूव करते हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ एट लार्ज चूँकि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन हमारे दौर में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 55 लोकोमोटिव का हुआ है, और वो हम अमेरिकन लोकोमोटिव ले रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के 4000 हॉर्स पावर प्लस के। वो दुनिया का बेस्ट लोकोमोटिव है, बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है। वो जो टाइम पीरियड देते हैं उससे 15 साल आगे जाता है और चलता है। अभी भी रेलवे के पुराने इंजन वही हैं, तो वो हम ले रहे हैं और उससे हम कोल मूवमेंट करेंगे। उसमें से तकरीबन 22 से 24 लोकोमोटिव हम साहिवाल के पावर प्रोजेक्ट पे लगाएंगे। फिर लाखड़ा और जाम शोरो आ रहा है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। और आगे के लिए हमारा फैसला ये है कि रिसालपुर में जो हमारी लोकोमोटिव फैक्ट्री है हम उसको अब अपग्रेड कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इसके बाद 20 लोकोमोटिव हम और लेंगे 2000 हॉर्स पावर के, वो हमें फौरी तौर पे चाहिए। इसके बाद जो लोकोमोटिव होंगे वो CBUs नहीं हुआ करेंगे, वो CKDs हुआ करेंगे, यानी पाकिस्तान में असेंबल होंगे, ताकि और उसके साथ हम TOT भी लेंगे ताकि ग्रेजुअली पाकिस्तान की अपनी जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट है उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए। मेरा नाम शिराज खान। मज़ीद तफसील पेश करूँ या काफ़ी है? मेरे पास दो एक सवाल है। एक तो ये कि कश्मीर के तनाज़ुर में जैसे डार साहब ने हालिया सवाल किया था, 8 जुलाई जब से मुजफ्फर वानी की शहादत हुई है, 2 सूरत पैदा हुई है, जो पाकिस्तान ने किया वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो चीज़ लैकिंग थी वो ये थी कि इसको प्रोएक्टिव, जैसे फुल टाइम वज़ीर ख़ारजा होता है हमारा, तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दौरे करके उसका एक अपना एक वेट होता है, एक डिकोरम होता है। उसके बजाय ये 20 रुकनी कमेटी पार्लिमानी तश्कील दी गई है जिसके सरबराह यहाँ यूके के लिए जनरल कयूम साहब है। लेकिन इस कमेटी के पास क्या एजेंडा होगा डिफरेंट कि वो लोग हमारी बात सुनेंगे, और फिर इस पर डिले क्यों किया गया? आज तकरीबन 2 महीने होने वाले। एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे लाहौर है हमारा बड़ा शहर है, कराची, इस्लामाबाद, आपकी जो वजारत है क्या अंडरग्राउंड चलाने के लिए आपने सोचा, या ट्रम्प चलाने के लिए आपने सोचा, या मनसूबा ज़ेरे गौर है? और चौथा सवाल, इतने सवाल तो इकट्ठे ना लेना आपने, प्लीज़ ना मुझे एक एक करके जवाब देने देना, मिक्सअप हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर इशू पे बात करने का, तो आपकी एम्बेसीज़ और आपके मिशन सिफारती पूरी दुनिया में मौजूद है, वो पूरी तरह फ़ाल हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन है, फुली फंक्शनल है। आपका फ़ॉरेन ऑफिस फंक्शनल है, और मैं नहीं समझता कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो तंदही से काम नहीं कर रहा। तो स्पेशल एनवॉयज़ पूरी दुनिया की एक रवायत है, कोई नई बात नहीं है, वो भेजे जाते हैं ताकि उस इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और फोकस्ड अप्रोच हो। जहाँ तक आपने कोई अंडरग्राउंड ट्रेन की बात की है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है असल में, आपकी इतला के लिए। जैसे आप यहाँ लंदन में रहते हैं तो यहाँ जो ट्यूब चलती है अंडरग्राउंड वो इनकी नेशनल रेलवे नहीं चलाती, आपको पता ही होगा। मैं तो 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, तो जो नेशनल रेलवे है वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो मेट्रो ट्रेन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम होता है। तो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन बन रही है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे नहीं बना रहा है। तो हमारा काम है कि रेलवे के सेटअप को जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और तबाह हो गया था उसको हम दोबारा रीबिल्ड करें, उसको रीडेवलप करें, उसको दोबारा उसको खड़ा करें और इनोवेशन करें और उसको मॉडर्नाइज़ करें। उसके लिए 3 या 5 साल में सब कुछ नहीं हो सकता। जो हम कर सकते थे, तो जो इंसान के बस में था वो हमने करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो एक ऐसी फाउंडेशन बन रही है कि अगर हमारे बाद जो भी आया वोट के ज़रिए, अगर 2 टेन्योर 12-14 साल लग गए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवेज़,
तो रेलवेज़ जो है वो रीजन की अच्छी रेलवेज़ में शामिल हो जाएगी, क्योंकि रेलवे और सड़क में बहुत फ़र्क है। एक रोड बनाना और काम है, जब आप रेलवे का ट्रैक बिछाते हैं तो उसके अंदर फिर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दुनिया जहान की इंजीनियरिंग उसमें शामिल हो जाती है। और फिर हमारे यहाँ हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी फरसूदा है। हम 100 साल पीछे हैं रेलवे के, 125 साल पीछे हैं दुनिया से। भारत हमसे 3-4 दहाइयाँ आगे चला गया है, क्योंकि उन्होंने 88 में अपनी रेलवे को रीवैम्प करने का प्लान कर लिया था और 2003 में जाके उनका टर्न अराउंड हुआ। हमने फैसला किया 3 साल पहले कि रेलवे भी कोई चीज़ है, इसको संजीदगी से लेना है, तो इससे कुछ वक्त लगेगा। इतने अरसे में जो एक इंसान कर सकता था पूरी ईमानदारी से वो काम किया। ये ट्राई का जो लास्ट 3 क्वेश्चन असद साहब प्लीज। सर रोजनामा खबर चैनल 5 से क्वेश्चन मेरा पनामा लीक्स के ऊपर है। हुकूमत भी चाहती है, मियाँ साहब भी चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपोजिशन भी इसी चीज़ पे अड़ी हुई है। तो डेड लॉक किस जगह पे है जिस वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही, ताकि अवाम जो थी इस चीज़ से वो हक़ाइक़ तो जाने कि असल में पनामा लीक्स है भी थी कि कुछ सिर्फ एक ड्रामा ही था और बदनाम करने के लिए सिर्फ। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इसका ज़रा ऑब्जेक्टिव टाइप जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि पनामा पेपर्स को अपोजिशन ने पॉलिटिकल इशू बनाया, इसका रिजॉल्व नहीं चाहते। मैं ख़ुद उस मज़ाकराती कमेटी का मेंबर हूँ जिसने जो TOR बनाने पे बैठी थी। तो जो 15 नकाती TOR लाए थे वो TOR नहीं थी, चार्जशीट थी जो एतजाज़ आसन साहब और अहमद ख़ान साहब ने तैयार की थी, और वो टारगेट थी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ज़ात। अकाउंटेबिलिटी होती है एट लार्ज, फ़र्द वाहिद को टारगेट नहीं किया जाता। पनामा पेपर्स में तो नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, उनके बच्चों का नाम है। तो जब कोई कमीशन बैठेगा तो वो पेश होंगे। तो कमीशन के बैठने में रुकावट ही अपोजिशन का रवैया था, और उसमें भी चंद लोग जो थे वो ज़्यादा, उनका रवैया ये था कि वो 15 सवाल बना रहे हैं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग के स्टेज के सवाल आते हैं। TORs हमेशा जनरलाइज्ड होते हैं, और जो लॉ बनता है वो किसी एक इवेंट के लिए नहीं बनता, फॉर ऑल टाइम्स टू कम बनता है। तो अब मेरा ख्याल है वो डायरेक्शन बन गई है, क्योंकि हुकूमत भी अपना बिल लेके आ रही है, और मैंने सुना है कि अपोजिशन ने भी जो है वो एक नए कानून के लिए मुसवदा पेश किया है। ये एक मुनासिब तरीका है, क्योंकि गवर्नमेंट का मुसवदा होगा, अपोजिशन का मुसवदा होगा, पार्लियामेंट इसी काम के लिए बनती है। हम आपस में बातचीत करेंगे और जो जायज़ बात है हम उनकी मान लेंगे, हमारी जायज़ बात वो मान लेंगे, और एक हम कानून बना देंगे। उस कानून का इतलाक़ आज भी होगा और हमारे बाद आने वाले वक्तों में होता रहेगा। हम ये कहते हैं कि आप तनकीद के लिए पार्लियामेंट में आएँ, आप लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट में आएँ, आप सड़क पे जाके जो है ये आप शुबदाबाजी ना करें, क्योंकि उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो लोग फिर डर जाते हैं कि यहाँ पे पता नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है या नहीं रहती है। अभी जबकि मुसवदा कानून अपोजिशन लाई है एक पार्लियामान में, और इसी तरह अपोजिशन की बाज़ पार्टीज़ हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ गई हैं अदालत में या इलेक्शन कमीशन में, वो उनका फंडामेंटल राइट है। हम अपना केस जो है उसको लड़ेंगे, अपना दिफा करेंगे, और जो सच्चा होगा वो सबूत के साथ सच्चा होगा ना। वो कम से कम कंटेनर पर चढ़ के तकरीर करने से तो फिर बात नहीं बनती जब तक आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके नहीं आए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर इख्तलाफ भी हो और फिर इत्तफाक भी हो। मेरा ख्याल है ना। जी 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 साहब, जो अभी अल्ताफ हुसैन का लंदन में बहुत सारा मसला बना हुआ है, आप पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या एक्शन लिया है? आपने क्या बरतानिया को खत लिखा है, कोई शवाहिद दिए हैं, और उनकी तरफ से अगर आपने लिखा है तो कोई जवाब आया है या नहीं आएगा एज यूजुअल? देखिए, ये बड़ा हसास मामला है, और बुनियादी तौर पे ये वजारत दाखिला इसको हैंडल कर रही है, मेरी डोमेन नहीं है। मगर मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और हमारे वज़ीर दाखिला जो नहायत सरगर्म और फ़ाल हैं और मामला फ़हम है, वो इसको परस्यू कर रहे हैं, और बरतानवी हुकूमत के साथ वो राब्ते में हैं। और हमारे इल्म के मुताबिक बरतानवी हुकूमत भी हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत का संजीदगी से जायज़ा ले रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी से इस सिलसिले में गाफिल नहीं है, और जो भी पाकिस्तान का ही खाएगा, पाकिस्तान ही उसको लीडर बनाएगा और फिर पाकिस्तान को ही वो टारगेट करेगा, तो फिर उसको कानून और कायदे के मुताबिक उसको सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। सर 2 क्वेश्चन भाई साहब, वेलकम, आप यहाँ आए, शुक्रिया जनाब। मेरा तरफ से सुनना है कि मिर्ज़ा इब्राहिम का मैं मुरीद हूँ जी जी, और खुशकिस्मत की बात यह है कि आज हमारे दरमियान आप मिनिस्टर रेलवे हैं और एक मजदूर लीडर रेलवे के वो भी मौजूद हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों बात नहीं कर रहे।
राजा फैज सुल्तान साहब आप करें जी, बात करें जल्दी, आप कर लें। रेलवे इमदाद भाई एक सेकंड, रेलवे की जो मजदूर तंजीमें हैं वो आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग ये ट्रेडिशन है, और जो आपने नाम लिया वो बहुत बड़ा नाम है, बड़ा काबिल एहतराम नाम है। और मिर्ज़ा इब्राहिम साहब की मेरे दिल में भी, बल्कि हर सियासी कारकुन के दिल में उनकी बेपनाह तकरीम मौजूद है। तो जो मिर्ज़ा साहब की ट्रेड यूनियन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ मौजूद है और वो हमारे राब्ते में है। और मैं आपको ये हैरतनाक बात बताना चाहता हूँ कि रेलवेज़ में तकरीबन सभी जमातों की, PMLN के अलावा नज़रियाती और सपोर्टर ट्रेड यूनियंस मौजूद है, और वो भी हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जैसे मिर्ज़ा साहब की ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये सुनकर खुशी और हैरत होगी कि सारी वो जो तंजीमें हमने उनको रेल मजदूर इत्तेहाद के नाम पे खुद इकट्ठा किया है, उनसे मैं बराबर बात करता हूँ। वो स्ट्राइक्स नहीं करते, काम करते हैं, और ट्रेड यूनियन लीडर जो बड़े बड़े जगादरी हैं वो खुद सुबह काम पे आते हैं, उनकी मेहरबानी है। सो एक कल्चरल चेंज आई है, और हमारा मजदूर जो है वो काम करता है, और काम करने के बाद डिमांड करता है। पहले ये था डिमांड होती थी, काम नहीं होता था। तो मैं पाकिस्तान रेलवेज़ के मेहनत कशों का और उन मजदूर तंजीमों का शुक्रगुजार हूँ। रेलवे के टर्न अराउंड में अल्लाह ताला के फजल के बाद अगर वो एफर्ट ना करते हम कामयाब नहीं हो सकते थे। कि रेलवे की जो ज़मीन है जी, क्योंकि आप बहुत पिछले दिनों में गया था, जो रेलवे की ज़मीन है, जो स्टेशन बंद हो गए हैं उनके साथ रेलवे के क्वार्टर हैं, जैसे जेलम है, रैल मगीर है, वो अगर ज़मीन को उनको अगर वहाँ पे प्लाजा बना के या शॉपें बना के अगर किराए पे दी जाए तो उस पर रेलवे को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके दो जवाब। इसका एक जवाब ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी जो सरप्लस लैंड है उसकी कमर्शलाइजेशन का अमल शुरू किया हुआ है, पर हम कर ज़रा स्लोली रहे हैं उसको, और सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस मामले में मैं और मेरी मिनिस्ट्री बड़े मोहतात हैं, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने इन 3.25 बरसों में किसी को एक मरला ज़मीन नहीं दी है, एक मरला ज़मीन नहीं दी है, रादर रिट्रीव करवाई है लैंड, और हम टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं। और हम जो है वो इस वक्त गुजरावाला का जो ओल्ड रेलवे स्टेशन था वहाँ पे बैंक स्क्वायर बना रहे हैं, जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। हमने कई जगहों पे खाली प्लॉट्स पे अपनी दुकानें बनाई और हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स बना के उनको रेंट आउट किया, और वो भी रेलवे की इनकम में इजाफा हुआ है। हमारी एक कंपनी है रिडैमको सरकारी, जो हमारी रियल एस्टेट को देखती है, वो भी फाल तौर पे काम कर रही है, और हम पेट्रोल पंप की साइट्स भी जो है वो कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन जो 1.25 साल बाकी रह गए इसमें इतना कर जाएंगे कि उस फुटप्रिंट पे लोग चलते रहे। तो सैंडरीज के हेड में आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी इनकम जो है वो कई गुना बढ़ गई होगी। जी इमदाद साहब, आपने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं पाकिस्तान रेलवे की बहाली के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ठोस इकदाम हैं या दूसरी हुकूमतों की तरह आर्थिक साबित होंगे? दूसरा मेरा ये सवाल है कि खबरें आती रहती हैं, कुछ वज़रा के बयान भी आते हैं, क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों में दोबारा कोई खिलाफ पैदा होगी? दूसरे सवाल का जवाब दूँगे, पहले का भी दे। पहले जो आपने फरमाया है वो ये है जी कि इक़दामात तो इक़दामात होते हैं, लेकिन सच ये है कि लोगों से फ़र्क पड़ता है, और अगर उस पर अमल दरामद करने वाले लोग मौजूद होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले की है, लेकिन अब बाद में आने वाले जो है अगर उसको ख़राब ना करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें तो चलता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता माजी वाला काम शुरू हुआ तो मैं उसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आपने दूसरा सवाल किया है, तो सियासियात के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में जितनी आज बेहतर है शायद माजी में कभी नहीं थी। और मैं इस बात पे यकीन भी रखता हूँ कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तमाम रियासती इदारों को मिल के जद्दोजहद करनी है। अब ये जो ज़रब अज़ब में कामयाबी हुई है, ये कोई भी तनहा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। जब सब मिल गए और अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़े हुए तो पूरी कौम की सपोर्ट है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, तो उन्हें बेमिसल कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसी तरह बाकी भी इशूज़ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और सिविल हुकूमत की अप्रोच मिलती है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, क्योंकि हुकूमत फ़ौज के बगैर मुकम्मल नहीं होती
और जब हम हुकूमत कहते हैं तो कोई भी मुल्क को फ़ौज हुकूमत का इंटेग्रल पार्ट होती है। कोई रियासत फ़ौज के बगैर मुकम्मल होती है? नहीं होती है। तो पार्लियामेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, फ़ौज की अपनी अहमियत है, और फिर एक ऐसा मुल्क जो ताकतवर हमसायों में घिरा हुआ हो, और हमारा जोग्राफिया तो कभी नहीं बदलेगा, उसे एक फ़ाल और मुस्तैद अफवाज की ज़रूरत हमेशा रहेगी। बेहतर यह है कि हम मिलकर सब काम करें जैसे आज कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेरी पेशेंटली। हमने भी आपकी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका।